एरोप्लेन ऑलमोस्ट 19,000 फीट की ऊंचाई पर फ्लाई कर रहा था। इसी दौरान एक बंदा प्लेन के पिछले हिस्से से अंदर कैबिन में प्रवेश किया। उसके हाथ में कुछ तो था। पलक झपकते ही तीनों पायलट के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि सब कुछ खूनम खच्चर हो गया। प्लेन इनके कंट्रोल से बाहर हो चुका था। कभी ऊपर जाने लगा तो कभी नीचे। तीनों में कैप्टन जिसे कम चोटें आई थी, सिर्फ उसकी टूटी थी खोपड़ी। वह देखता है कोई और नहीं बल्कि है उन्हीं का साथी फ्लाइट इंजीनियर। वह एक बार हमला करके नहीं रुका, दोबारा हमला करने के लिए कॉकपिट से बाहर गया भाला लेने के लिए। तीनों पायलट को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आखिर ये ऐसा कर क्यों रहा है। ये थी फेडेक्स फ्लाइट 705। वक्त था 7 अप्रैल सन 1994 का। FedEx Flight 705 attempted an almost successful hijacking back in 1994. FedEx Flight 705 is airborne and westward bound. On April 7, 1994, perhaps one of the most shocking air incidents in the United States. It's April 1994. The cargo plane is on its way to California. Case of FedEx Flight 705. April the 7th, 1994. कहानी की शुरुआत हुई 7 अप्रैल सन 1994 को। अमेरिका का एक छोटा सा प्लेस जिसका नाम था मेम्फिस, वह फेडरल एक्सप्रेस नामक कंपनी का हेडक्वार्टर है। दरअसल ये कंपनी कोरियर कंपनी है जो लोगों का सामान एक जगह से दूसरी जगह करती है ट्रांसपोर्ट। फेडरल एक्सप्रेस जिसे शॉर्ट फॉर्म में फेडेक्स नाम से बुलाया जाता है, इसका हेडक्वार्टर दुनिया भर में 71 से ज्यादा देशों में फैला हुआ है, जिसके अंतर्गत 2 मिलियन से ज्यादा चीजें पैक की जाती है डेली, वो भी बिल्कुल सही समय पर। यह कोरियर कंपनी कस्टमर का सामान जल्दी पहुँचाने के लिए प्लेन का भी यूज करती है जो पर्सनली होती है इसी कंपनी के। इसलिए आज 7 अप्रैल सन 1994 को फेडेक्स फ्लाइट 705 फिर से जाने वाली है सैन जोस, जहां सामान को ट्रांसपोर्ट करके वापस मेम्फिस लौट आएगी। इस फ्लाइट के कैप्टन थे डेव सैंडर्स, उम्र थी 49 वर्ष। कैप्टन फेडेक्स के लिए पिछले 20 वर्षों से काम कर रहे हैं। इससे पहले ये वियतनाम युद्ध में करीब 9 वर्षों तक अमेरिकी सेना के तौर पर काम किए थे। दूसरे फर्स्ट ऑफिसर जिम टकर, उम्र थी 42 वर्ष। ये भी करीब 10 वर्षों तक फेडेक्स कंपनी के लिए काम कर चुके हैं। इससे पहले इन्होंने भी वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिकी नौसेना में सेवा दी थी। तीसरे थे फ्लाइट इंजीनियर एटी पीटरसन, उम्र थी 39 ईयर। ये पिछले 5 सालों से फेडेक्स कंपनी में काम कर रहे हैं। इन तीनों के साथ एक चौथा बंदा भी जाने वाला था जो था फ्लाइट इंजीनियर। देखा जाए तो प्लेन में 2-2 फ्लाइट इंजीनियर कैसे हो सकते हैं। दरअसल ये जो चौथा बंदा है फ्लाइट इंजीनियर अबुल कैलवे, इसकी दूसरी फ्लाइट में ड्यूटी थी पर आज वह लेट हो गया है। इसीलिए वह इस प्लेन से मेम्फिस जाना चाहता है ताकि अपनी फ्लाइट को वापस ज्वाइन कर ले। पर इस तरह अपने फ्लाइट के कुछ घंटे की हेरा फेरी से कंपनी की तरफ से दबाव बढ़ा था, वह भी सस्पेंड करने के लिए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं होता था। सारे एम्प्लॉय अपने काम के प्रति काफी जागरूक थे। वह बंदा जैसे ही प्लेन में गया कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR का सर्किट ब्रेकर खींचकर बंद कर दिया। इसका मतलब उड़ान के दौरान अगर प्लेन में कोई भी बातें हुई या किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हुई तो उन बातों को बाद में नहीं सुना जा सकता था। लेकिन उड़ान से पहले कैप्टन की नजर पड़ गई, उन्होंने दोबारा से ऑन कर दिया। कैलवे अपने साथ एक बड़ा सा गिटार का बॉक्स लाया था। जब उससे पूछा गया क्या तुम गिटार बजाते हो तो वह कहने लगा हाँ, मुझे काफी पसंद है, इसीलिए मैं इसे अपने पास ही रखता हूँ। फिलहाल प्लेन अपने निर्धारित समय सुबह सुबह सैन जोस जाने के लिए उड़ान भरी। जैसा कि यह प्लेन कोरियर कंपनी की तरफ से काम करता है, इसलिए इसमें पैसेंजर नहीं बल्कि लोगों का सामान रखा गया है। प्लेन में सिर्फ मौजूद थे यही 4 लोग। एरोप्लेन के उड़ान के बाद फ्लाइट इंजीनियर जब अपनी सीट से उठा तो देखा दोबारा से CVR बंद है। वो वापस से ऑन कर दिया। फिलहाल कुछ घंटे बाद प्लेन अपनी यात्रा कंप्लीट करके सैन जोस पहुंच गई। सारे सामान को प्लेन से निकाला गया, दोबारा से चीजों को लोड की गई। वापस से मेम्फिस की तरफ रवाना होने के लिए तैयार थी प्लेन। पर इस बीच कैलवे प्लेन से उतरा नहीं बल्कि था उसी के अंदर, क्योंकि आज वो बहुत बड़े मकसद को अंजाम देने वाला है। उसके पास जो गिटार का बॉक्स है उसमें गिटार नहीं बल्कि है कुछ और ही। आने से पहले उन्होंने गिटार में 2 ग्लव्स हथौड़े, एक भाला और एक चाकू छिपाकर रख दिया था। वह भी पिछले 5 सालों से फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर काम कर रहा था फेडेक्स के लिए। वह ये सब क्यों करने जा रहा है, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। प्लेन के फ्लाई किए हुए 26 मिनट बाद प्लेन ग्राउंड लेवल से 19,000 फीट पर हुई, ऑलमोस्ट 5,000 मीटर। वो बंदा गिटार को ओपन किया, सारे हथियार को रेडी करने लगा। कैलवे इससे पहले नेवी पायलट के साथ साथ मार्शल आर्ट एक्सपर्ट भी था। हथियार के साथ कॉकपिट में चुपके से एंटर किया। तीनों को आने वाले खतरे का जरा भी आभास नहीं था। वह पीछे से ताबड़तोड़ सर पर हथौड़े से हमला किया। तब तक किया कि जब तक सभी लोग बेहोश नहीं हो गए। 1-2 हमले के बाद ही तीनों लोग बेहोश हो गए, पर पूरी तरह से नहीं। जब दोबारा से चेक करने लगे कि ये जीवित है या मर गए
पर कंफर्म कर पाता। इससे पहले को पायलट अधमरे हालत में सीट से उठा, पकड़ लिया हथियार, पर वह अकेला उसका सामना नहीं कर पाया। वह दोबारा से कई सारा पंच मारा, उसका पूरा सर खूनम खच्चर हो गया। वह यहीं पर नहीं रुका, भाला बंदूक लेने के लिए कॉकपिट से बाहर गया। अगला सबसे खतरनाक मकसद था, जो था स्पीयर गन का यूज करके इन्हें हमेशा के लिए खत्म करना। वो पायलट एक बार और हिम्मत दिखाते हुए सीट बेल्ट खोलकर उसके पास जाने की कोशिश किया, पर उससे पहले ही कॉकपिट के सामने आकर उन्हें बैठने की धमकी देने लगा। मगर उसे ये नहीं पता था उसी के बगल में फ्लाइट इंजीनियर को होश आ चुका है। स्पीयर गन को देख पा रहा था साफ साफ, मौके को हाथ से गंवाया नहीं, तुरंत हथियार पकड़ लिया। उसकी मदद के लिए फ्लाइट इंजीनियर भी हथियार छीनने लगा, जबकि कैप्टन अभी भी प्लेन को कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हमले के बाद प्लेन हो गया था आउट ऑफ कंट्रोल। प्लेन का नोच कभी ऊपर जा रहा था तो कभी नीचे। जख्मी हालत में कैप्टन कंट्रोलर को सही से मैनेज भी नहीं कर पा रहे थे। वहीं कॉकपिट से बाहर वो पायलट तथा फ्लाइट इंजीनियर कैलवे से उलझे पड़े थे। दो लोगों के बावजूद कैलवे ही उन पर भारी पड़ रहा था, हथियार छोड़ने को तैयार ही नहीं। कैप्टन का प्लेन पर कंट्रोल इस हद तक कम हो गया कि वह राउंड राउंड घूमने लगी। कभी उसका नोज ऊपर जा रहा था तो कभी नीचे, लेकिन कैप्टन हार मानने वाले नहीं थे। प्लेन पर कंट्रोल बनाने की पूरी कोशिश में लगे हैं। प्लेन कभी 14 डिग्री टर्न ले रही थी तो कभी 60 डिग्री। जब 60 डिग्री पर आया तो देखकर कंफर्म हो चुका था प्लेन को क्रैश होने से कोई नहीं बचा सकता। फ्लाइट इंजीनियर तथा को पायलट अभी भी उलझे पड़े थे कैलवे के बीच। हमले के बाद प्लेन की स्पीड नॉर्मल से कुछ ज्यादा ही थी। स्पीड थी 950 किलोमीटर पर आवर की, मगर प्लेन इतनी स्पीड के लिए डिजाइन नहीं किया गया होता। कभी भी कुछ भी हो सकता था प्लेन के साथ। स्पीड को भी कम करने की कोशिश की जा रही थी, मगर अभी भी 800 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा है। प्लेन सुपरसोनिक स्पीड से बढ़ रहा था आगे। इतनी स्पीड पर एलिवेटर में कंपन होने लगा। ऐसे और समय तक चलता रहा तो वह कभी भी टूट जाएगा। एलिवेटर के टूटने के बाद सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर की हेल्प से प्लेन को सीधा करना तथा रनवे पर उतारना मुश्किल होगा। वक्त के साथ साथ प्लेन धीरे धीरे कैप्टन के कंट्रोल में आने लगा, पर अभी भी दोनों लोग उस बंदे के बीच ही उलझे पड़े थे। उनसे छूटने के लिए कभी वह उनके सर पर हमला कर रहा था तो कभी गहरे जख्मों पर। अगले ही सेकंड एलिवेटर का कंपन बंद हो गया। प्लेन वापस से पैरेलल होकर नॉर्मल तरीके से फ्लाई करने लगे। प्लेन जैसे ही पैरेलल हुआ तो तीनों लोग जो छत पर थे वे अचानक से आ गए फर्श पर। अभी तक कैलवे के हाथ में स्पीयर गन तथा हथौड़ा दोनों था। उसे छुड़ाने के लिए अभी भी दोनों लोग लगे पड़े हैं। फिलहाल अब तक प्लेन काफी नॉर्मल पोजीशन पर आ गया, पर खतरा टला नहीं है। वो बंदा कभी भी कॉकपिट में घुसकर सब पर हमला कर सकता था। पर यहाँ गौर करने वाली बात यह थी, अभी तक इसके बारे में कंट्रोल टावर को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। समय ही नहीं मिला कि कैप्टन प्लेन में हुए हादसे के बारे में बता सके। लेकिन जब प्लेन नॉर्मल पोजीशन पर आया तो कैप्टन ये बात कंट्रोल टावर को बताई। इस टाइम प्लेन एयरपोर्ट से काफी नजदीक आ चुका था। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को जैसे ये बात पता चली, प्लेन पर फेडेक्स का एक एम्प्लॉय ही पायलट पर हमला कर दिया है, तो एक पल के लिए इन्हें यकीन ही नहीं हुआ। फिलहाल अभी के लिए कैप्टन प्लेन के इमरजेंसी लैंडिंग की बात की है। प्लेन की ऊंचाई 5000 मीटर से आ चुकी थी 3000 मीटर पर। दोनों लोग अभी भी उस बंदे से उलझे पड़े थे, पर वह फिर भी हथियार छोड़ने को तैयार ही नहीं। दोनों लोग पूरी तरह से खूनम खच्चर हो चुके हैं। सिचुएशन हर पल खराब होती जा रही थी। जैसा कि हमले के बाद प्लेन की स्पीड नॉर्मल से कहीं ज्यादा थी, इसलिए समय से पहले ही प्लेन रनवे पर पहुंच जाएगा। ऐसे में प्लेन को लैंड कराने में देरी करने की बजाय इमरजेंसी लैंडिंग की बात की है। प्लेन पर हमला किए हुए कंप्लीट होने वाले थे करीब आधे घंटे। जल्द ही प्लेन रनवे के करीब पहुंचने वाला है, पर यह लैंडिंग नॉर्मल नहीं होगी, क्योंकि प्लेन अभी भी पूरी तरह से कैप्टन के कंट्रोल में नहीं है। एक अकेले, वह भी घायल स्थिति में प्लेन को सेफली लैंड कराना मुश्किल था। इस टाइम जब कैल्विन हार मानने को तैयार नहीं हुआ तो दोनों लोग उसे चोट पहुँचाने का फैसला किए। उनका मकसद रहेगा कैसे भी करके इसे बेहोश किया जाए, क्योंकि अभी तक दोनों लोग सिर्फ उसके हाथ से हथियार छीनने में लगे थे। लेकिन जब सिचुएशन और भी खराब होने लगी तो उसके सर पर भी हमला किया जाने लगा खुद के बचाव में। जब को पायलट ने बताया कि वह बेहोश हो गया है तो कैप्टन प्लेन को ऑटो पायलट मोड पर लगाकर कॉकपिट से बाहर हो गए। उसके बाद कंट्रोल टावर की तरफ से जो भी सवाल किया गया उधर से कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि केबिन में तो कोई है ही नहीं। पर अब तक प्लेन एयरपोर्ट के काफी नजदीक पहुंच चुका था। उसकी डायरेक्शन साउथ की तरफ करनी थी, पर अभी प्लेन सीधी रेखा में ही पूर्व की तरफ बढ़ रहा था। कैप्टन जब दोनों के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा को पायलट तथा फ्लाइट इंजीनियर उसे मारकर बेहोश कर दिए। फिलहाल अभी के लिए को पायलट वापस से कैबिन में चला गया, जबकि कैप्टन उसी के पास रुके। उन्हें डर है कहीं वह दोबारा से होश में न आ जाए, वरना फिर से मचा देगा तबाही। कुछ ही देर में हुआ भी ऐसा ही। वह दोबारा से होश में आकर दोनों पर हमला कर दिया। फिलहाल को पायलट का मकसद है कैसे भी करके प्लेन को सही सलामत रनवे पर उतारा जाए। कंट्रोल टावर से बातें चलने लगी। प्लेन की स्पीड इस टाइम 500 किलोमीटर पर आवर के आसपास थी। अब तक प्लेन थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में चला गया था।
लेकिन वापस से प्लेन को रनवे की तरफ टर्न कर लिया गया। इमरजेंसी सर्विसेज को भी रनवे पर आने के लिए इन्फॉर्म कर दिया गया है। प्लेन की दूरी जब एयरपोर्ट से कुछ ही किलोमीटर बाकी रह गई तो यहाँ पायलट का सबसे बड़ा मकसद होगा प्लेन के वजन को कम करना। प्लेन में यदि ज्यादा फ्यूल है तो उसे डंप करें, गिरा दे आसमान में ही। प्लेन में अभी था एक्स्ट्रा फ्यूल। सारी चीजों को एक साथ ऑपरेट करने के लिए कैप्टन की जरूरत थी, लेकिन कैप्टन तो अभी भी उलझे पड़े थे केविन के साथ। वो पायलट ने फैसला किया फ्यूल को गिराए बगैर ही रनवे पर उतरेंगे, क्योंकि अब तक प्लेन काफी नजदीक आ गए थे एयरपोर्ट से, ऊंचाई भी कम है। ऐसे में फ्यूल को डंप किया गया तो यह किसी गांव या शहर के ऊपर गिरेगा। एयरपोर्ट की दूरी रह गई थी मात्र 14 किलोमीटर। इस समय प्लेन की हाइट रनवे पर उतरने के लिए सुटेबल नहीं थी, इसलिए रनवे 9 पर प्लेन को उतारने की बजाय साउथ वाले रनवे पर उतारने को कहा गया। को पायलट ने किया भी ऐसा ही। रनवे 9 पर उतरने की बजाय प्लेन को टर्न करके साउथ की तरफ चले गए। ऐसे में प्लेन को 2 बार 90 डिग्री टर्न किया गया। इन्होंने फ्यूल को अभी भी नहीं गिराया, वजन काफी ज्यादा है। फिलहाल सारी चीजें प्लान के अनुसार चली। अभी तक तो किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई प्लेन में। रनवे रह गया था बस कुछ ही किलोमीटर दूर। हाइड्रोलिक्स ऑन कर दिया गया, लेकिन लैंडिंग गियर डाउन करते ही ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम चेतावनी देने लगी, क्योंकि इन्होंने अभी तक फ्यूल डंप नहीं किया था। पर कैप्टन सारे वार्निंग को नजरअंदाज करते हुए प्लेन को रनवे पर उतारने के प्रोसेस में जुटे रहे। बिना फ्यूल को डंप किए प्लेन को उतारने पर विंग के टूटने का खतरा होता है। वहीं कॉकपिट के पीछे जहां उलझे पड़े थे कैप्टन तथा फ्लाइट इंजीनियर, उसके कॉकपिट में आने से पहले यदि प्लेन को उतारा नहीं गया तो खतरा इससे भी बड़ा होगा। वह अभी भी दोनों से बचकर कॉकपिट में घुसने की कोशिश में लगा था। वह मकसद में कामयाब हो पाता इससे पहले प्लेन रनवे पर टच डाउन कर ली। अंत में को पायलट ने अकेले ही प्लेन को शार्प तरीके से रनवे पर उतार लिया। बचाव कर्मी तुरंत प्लेन के अंदर गए, जहां इन्होंने देखा पूरा केबिन खूनम खच्चर हो चुका है। कैलवे को अभी भी बड़े मुश्किल से पकड़ कर रखे हैं दोनों लोग। वह आगे कोई हरकत करता इससे पहले उसे हथकड़ी लगाया गया। इस हादसे में फ्लाइट इंजीनियर को सबसे ज्यादा चोटें आई थी। पिछले आधे घंटे से लगातार सर से ब्लड गिर रहा था। हो चुका था बिल्कुल अधभरी हालत में। एयरपोर्ट पर एम्बुलेंस वगैरह पहुंच चुकी थी। समय रहते हुए हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। तीनों के हॉस्पिटल ले जाने के बाद बचाव कर्मी प्लेन के अंदर जाकर सारे हथियार वगैरह इकट्ठा करने लगे। जांच के बाद पता चला वह हमला इसलिए करवाया था ताकि वह प्लेन को क्रैश करा सके। पर यह सोचने वाली बात थी अगर यह हादसा हो जाता तो किसी को पता भी नहीं चलता यह हादसा हुआ कैसे, क्योंकि पूरे टाइम कॉकपिट वाइज रिकॉर्डर बंद था। हमले से पहले उसे दोबारा बंद कर दिया गया था। प्लेन को जब लैंड कराने की बारी आई तब को पायलट की नजर पड़ी, वह दोबारा से ऑन किया। पर यहाँ ये सवाल उठता है आखिर वो प्लेन क्रैश कराना क्यों चाहता था? उस प्लेन में तो वह भी था। दरअसल उस टाइम उसका कोई फैमिली मैटर चल रहा था, लेकिन कैलवे के बयान के तौर पर यह पता चला वह प्लेन को क्रैश कराकर अपने परिवार को फेडरल एक्सप्रेस द्वारा दी गई $2.5 मिलियन का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा अपने फैमिली को देना चाहता था, जो 2022 के अनुसार $4.9 मिलियन होगा, लगभग 40 करोड़ 70 लाख रुपया। फिलहाल पायलट पर हमला करके प्लेन को क्रैश कराकर इसे एक हादसे का रूप देने का प्लान तो फेल हो चुका था। ऐसा करने का कोई भी रीजन हो, पर उसने अपराध तो किया था। भले ये रीजन था आत्महत्या करने का, पर आत्महत्या के चक्कर में 3 लोगों का जान भी लेना चाहा। अगले वर्ष 11 अगस्त सन 1995 को लगातार 2 बार कारावास की सजा मिली। प्रेजेंट टाइम में अक्टूबर 2023 की बात करें, जो अभी हुए हैं कुछ ही महीने, उसे केंटुकी में कैद कर दिया गया है। पिछले 28 सालों से काट रहा है अभी भी अपनी सजा। पर सोचिए यदि वो अपने मकसद में कामयाब हो गया होता तो यह हादसा कितना बड़ा हो सकता था, जिसका अंदाजा आप इस वीडियो से लगा सकते हैं जब एक प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल होकर ऊंची पहाड़ी जंगलों में क्रैश हुआ। यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। तब तक एंजॉय कीजिए, मिलते हैं जल्द ही। धन्यवाद।